हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, आधुनिक संसार में चरवाहे। तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने चरवाहों के बारे में बताया है कि वो क्या क्या है। तो पहाड़ों में कैसे होते हैं पेस्टोलिस्ट, है ना, पहाड़ों में कैसे होते हैं, प्लेन्स में कैसे होते हैं, डेजर्ट में कैसे होते हैं। अगर आपको ये जानना है तो आप जाकर लिंक सर्च कीजिएगा, लिंक इसका आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। तो पार्ट 2 में यह है कि जब कॉलोनियलिज्म का रूल आया था तभी पेस्टोलिस्ट कैसे रहते थे, क्योंकि कॉलोनियलिज्म जो है उसमें क्या होता है, उसमें जब अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था। तो क्या था, उनके ज़माने में तो भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाज़त ही नहीं थी। तो उनका जीवन कैसे प्रभावित हुआ, कैसे बेचारे ये पेस्टोलिस्ट रहे थे, तो उसी के बारे में है आएगी वीडियो। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेंगे कि जो पिक्चर्स दे रखी है ना, ये कल रह गई थी वीडियो में, तो इसको हम देख लेंगे। अब मारू रायका जर्नलिस्ट विद अ ग्रुप ऑफ रायकास, ये रायकास का ग्रुप है राजस्थान के। तो द जिनोलॉजिस्ट रिकाउंट्स द हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिटी, उन्होंने इस कम्युनिटी के बारे में लिखा है। सच ओरल ट्रेडिशंस गिव पेस्टोरल ग्रुप्स देयर ओन सेंस ऑफ आइडेंटिफाई। तो ये पेस्टोरल ग्रुप्स है, ठीक है, ये जो है ओरल ट्रेडिशंस होती हैं उनका ये पेस्टोरल ग्रुप्स है। तो दीज ओरल ट्रेडिशंस कैन टेल अस अबाउट हाउ अ ग्रुप लुक्स एट इट्स ओन पास्ट। तो ये जो ओरल ट्रेडिशंस जो है, हमारी जो परंपराएं होती हैं, है ना, प्राचीन जो परंपराएं होती हैं, वो हमें ये दिखाती हैं इस पिक्चर में कि कैसे ये जो ग्रुप्स था हमारे पास्ट में कैसे बैठा करते थे, कैसे लगता था ये ग्रुप। तो देखिएगा कितनी इंटरेस्टिंग पिक्चर लग रही है ये। सेकंड आती है मलधारी हर्डर्स मूविंग इन सर्च ऑफ पेस्टर्स। ये मलधारी हर्डर्स हैं, ठीक है, यानी पशुपालक जो पशुओं को पालते हैं। ये किसकी तलाश में जा रहे हैं, ये भी पेस्टर्स की तलाश में जा रहे हैं, अपने चारा ढूंढने के लिए जा रहे हैं अपने पशुओं को लेकर। देयर विलेजेस आर इन द रन ऑफ कच्छ, इनके जो गांव हैं वो रन ऑफ कच्छ में हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रजातियां होती हैं, मैंने बताया है सबके, आप लोग सर्च करना। तो अलग अलग प्रजातियां होती हैं कि रेगिस्तान में जो राजस्थान में रहने वाले होते हैं वो रायकाज होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उनको आप लोग देखिएगा चैनल पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, की कॉलोनियल रूल क्या था और पेस्टोरल लाइफ क्या थी उस समय की। अंडर कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ पेस्टोलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली। तो जब ये कॉलोनियल रूल आया था ना, जब मतलब गुलामी का रूल आया, तो उसमें क्या था, उसमें जो पेस्टोलिस्ट थे उनकी जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए उसमें, ड्रामेटिकली चेंज हो गई थी, मतलब बिल्कुल ही अलग तरीके से हो गई थी वो। देयर ग्रेजिंग ग्राउंड्स श्रैंक, उनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे जिसमें उनके पशु चढ़ते थे, तो वो श्रैंक हो गए थे, मतलब बहुत कम रह गए थे वो। देयर मूवमेंट्स वर रेगुलेटेड, और उनके जो मूवमेंट्स थे वो रेगुलेटेड हो गए थे, मतलब वो नहीं जा पाते थे इधर से उधर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो नहीं जा पाते थे। पहले क्या था, पहले जैसे मान लीजिए बताया गया है उसमें, वो हाई जो वहाँ पे रहते थे ना माउंटेन्स में, हाई माउंटेन से तो फिर वो नीचे चले जाते थे। तो इस तरीके से वो मतलब जब वहाँ पर घास नहीं होती थी हाई माउंटेन्स पर, मौसम बदलता था तो वो निचली रेंज में चले जाते थे, और निचली से फिर वो दोबारा हाई माउंटेन्स में आते थे। इस तरीके से वो अपने पशुओं को चराते थे, जहाँ जहाँ उनको जैसा माहौल मिलेगा उस हिसाब से वो वहाँ पर उनको चरने ले जाते थे। लेकिन क्या था, जब अंग्रेज आए, जब ये कॉलोनियल रूल आया ना, तो उसमें अंग्रेज़ों ने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी, बहुत सारी चीज़ें लगा दी, बहुत सारे लॉज बना दिए, एक्ट बना दिए कि जिससे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा पाएँ। तो इनका जो मूवमेंट्स था वो रेगुलेटेड कर दिया। तो एंड द रिवेन्यू दे हैड टू पे इनक्रीज, और जो वो टैक्स देते थे उनका टैक्स बढ़ा दिया। उनको ये कहा गया था कि तुम्हें हर चीज़ पर अब टैक्स देना होगा। तो देयर एग्रीकल्चर स्टॉक डिक्लाइन एंड देयर ट्रेड्स एंड क्राफ्ट्स वर एडवर्सली अफेक्टेड। तो उनका जो एग्रीकल्चरल स्टॉक था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, कृषि का जो स्टॉक था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और उनके जो व्यापार थे और जो क्राफ्ट्स का सामान था उनका, जैसे वो कुछ बुनाई बुनाई करते थे, कालीन वगैरह बनाते थे, जो कुछ बनाते थे वो क्राफ्ट्समैन होते थे, तो उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और हाउ मतलब कैसे पड़ा ये बताया गया है इसमें, नीचे हम देखेंगे चैप्टर में, तो कि कैसे बताया गया है कि कैसे पड़ा उस पर प्रभाव, लेकिन पड़ा बहुत ज़्यादा प्रभाव था। चलिए देखेंगे पहले। तो फर्स्ट जो था उसमें ये था कि द कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इनटू कल्टिवेटेड फॉर्म्स। तो कॉलोनियल स्टेट में जो लोग चाहते थे, मतलब ब्रिटिश लोग जो ये चाहते थे कि जितनी भी ग्रेजिंग लैंड्स है, जितनी भी मतलब चरने योग्य धरती है, उसको ना कल्टिवेटेड फॉर्म्स में चेंज कर दी जाए, उसको मतलब खेती योग्य बना दी जाए। मतलब पहले जो थी वो घास फूस अगर होती थी वहाँ पर जो चरते थे उनके पशु, तो उसको ऐसा बना दिया जाए, उसको कल्टिवेटेड फॉर्म्स में चेंज कर दिया जाए। लैंड रिवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इट्स फाइनेंस, और जो लैंड रिवेन्यू था और ज़मीन का उनको टैक्स भी लेना था, उनका जो मेन सोर्सेज था उनकी इनकम का वो लैंड रिवेन्यू था। तो उनका कहना था कि भाई चरवाहों से अब टैक्स ले जाएगा, कि मतलब जिस लैंड पर अगर वो उनके पशु चरेंगे तो उसको उनका जो है उनको टैक्स देना होगा। तो वो बढ़ा दिया गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई उनकी इनकम का तो वही साधन था, पैसा ही तो उनके लिए इंपॉर्टेंट था। तो बाय एक्सपेंडिंग कल्टिवेशन इट कुड इंक्रीज इट्स रिवेन्यू कलेक्शन। तो क्या हुआ था, इससे जो हुआ था, जब उन्होंने सोचा कि जब खेती योग्य भूमि होगी, खेती वगैरह होगी, तो उन्होंने बोला कि जो रिवेन्यू कलेक्शन है वो ईजी हो जाएगा। इससे उन्होंने रिवेन्यू पे ज़्यादा टैक्स, मतलब रिवेन्यू जो था ज़्यादा बढ़ा दिया।
इट कुड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस मोर जूट, कॉटन, व्हीट एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट वर रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड। तो क्या था, इससे उन्होंने सोचा कि जब हम खेती करेंगे तो पहले तो जो लैंड थी वो कल्टिवेटेड नहीं थी, तो ग्रेजिंग लैंड थी वो, तो ग्रेजिंग लैंड को उन्होंने बोला कि जब कल्टिवेटेड लैंड में वो ट्रांसफ़र हो जाएगी तो इससे बहुत ज़्यादा खेती होगी, तो वहाँ उन्होंने सोचा कि जूट, कॉटन, व्हीट और अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट वर रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड, तो जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट को चाहिए, तो जो इंग्लैंड वालों को चाहिए, तो वो उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। टू कॉलोनियल ऑफिशियल्स ऑल अनकल्टिवेटेड लैंड अपियर टू बी अनप्रोडक्टिव, इट प्रोड्यूस नेदर रिवेन्यू नॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो क्या था, उन जैसे बहुत सारी धरती होती है, लैंड वगैरह होती है, तो उसमें क्या था, जैसे जो ज़मीन जो है जिस पे फसल नहीं उग रही है ना, जो फसल नहीं उग रही है, अगर चरवाहे उसको चरा भी रहे हैं तो लेकिन फसल नहीं उग रही है, तो गवर्नमेंट ने उसको क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अनप्रोडक्टिव घोषित कर दिया, मतलब ये बिल्कुल वेस्ट है, ये बेकार है, क्योंकि इस पर खेती होती तो कुछ होती नहीं है, तो ये बिल्कुल ही बेकार है, तो उसको उन्होंने वेस्ट लैंड के नाम से घोषित कर दिया। इट वॉज सीन एज वेस्ट लैंड दैट नीडेड टू बी ब्राउट अंडर कल्टिवेशन, उन्होंने बोला कि इस पर कल्टिवेशन की जरूरत है, इस पर फसल उगाने की जरूरत है। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी वेस्ट लैंड रूल्स वर इनेक्टेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो क्या था, मिड 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में के बीच में, तो वेस्ट लैंड का जो रूल्स था वो जो है देश के विभिन्न भागों में फैल गया, एक्टेड हो गया, मतलब बाय दीज रूल्स अनकल्टिवेटेड लैंड्स वर टेकन ओवर एंड गिवन टू सेलेक्ट इंडिविजुअल्स। तो इस रूल के तहत क्या था, अनकल्टिवेटेड लैंड जितनी भी है, मतलब जिसपे खेती वगैरह नहीं हो रही, कोई फसल नहीं उगाई जा रही, वो बिल्कुल वेस्ट पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, तो उसको जो गवर्नमेंट अपने अंदर में कर लेगी, उसको टेक ओवर कर लेगी। दीज इंडिविजुअल्स वर ग्रांटेड वेरियस कंसेशन एंड एनकरेज टू सेटल दीज लैंड्स, और उनका कहना था कि जो ये लैंड है ये किसी को मतलब इंडिविजुअल दे दी जाएगी, कि इंडिविजुअल वो किसी को भी दे सकते हैं, चाहे ये गवर्नमेंट का ही हिसाब होगा अपना। सम ऑफ देम वर मेड हेडमैन्स ऑफ विलेजेस इन द न्यूली क्लियर्ड एरियाज, तो उन्होंने क्या करा कि जो नए नए क्लियर्ड एरियाज थे उनमें जो है, जैसे गाँव में मान लीजिए एक हेडमैन बना दिया कि भाई तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है, तुम इस ज़मीन का ध्यान रखो, तुम ही अब इस ज़मीन पे फसल वगैरह उगाओगे, तो और जो उसका जो टैक्स आएगा वो गवर्नमेंट को चला जाएगा, इस तरीके से उन्होंने बोला। इन मोस्ट एरियाज द लैंड्स टेकन ओवर वर एक्चुअली ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स यूज्ड रेगुलरली बाय पेस्टोलिस्ट, तो बहुत सारे एरियाज में जो लैंड थी वो पेस्टोलिस्ट के पास थी। सो एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन इनविटेबली मीन द डिक्लाइन ऑफ पेस्चर्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ पेस्टोलिस्ट। तो इससे क्या हुआ, इससे जो था वो डिक्लाइन ऑफ पेस्चर्स, मतलब जितनी भी पेस्चर्स लैंड थी, सारी चरवाहों की जो लैंड थी वो खत्म होती चली गई, और जो ये पेस्टोलिस्ट की जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ती चली गई, क्योंकि भाई लैंड तो गांव वालों ने ले ली, तो गांव में जो एक हेडमैन चुन दिया गया कि भाई अब यही इसकी देखभाल करेगा, तो वो जो क्या करता था, वो लोगों से टैक्स इकट्ठा कर करके ना वो गवर्नमेंट को बचाता था, इसका प्रॉफिट थोड़ा वो अपने आप भी रखता था, थोड़ा गवर्नमेंट को जाता था। तो सेकंड क्या है, देखो फर्स्ट तो आपको समझ में आएगा, फर्स्ट उनका ये था कि जितनी भी ग्रेजिंग लैंड है उसको कल्टिवेटेड लैंड में ट्रांसफर कर दिया जाए। सेकंड में है कि बाय द मिड 19th सेंचुरी वेरियस फॉरेस्ट एक्ट्स वर आल्सो बीइंग इनेक्टेड इन द डिफरेंट प्रोविंसेस। तो क्या था, बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट्स लागू किए गए। थ्रू दीज एक्ट्स, इन एक्ट्स के तहत क्या था, सम फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर, कुछ जंगलों में जो था कीमती टिम्बर जो है होता था, तो टिम्बर प्रोड्यूस होता था, तो उन्होंने कहा कि जिसमें क्या देवदार और साल जैसे वृक्ष हो गए बड़े बड़े, तो वह डिक्लेयर रिजर्व, तो ऐसे जंगलों को ना रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई इसमें देवदार और साल के वृक्ष लगाए गए हैं, क्योंकि उसकी जो लकड़ी मिलती थी टिम्बर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, तो वो जो ब्रिटिश लोग सोचते थे कि भाई ये लकड़ी तो हम रखेंगे, इससे हम बहुत सारी चीज़ें बनवाएंगे, मतलब रेलवे ट्रैक के स्लीपर बन जाएंगे, बोट बनेंगी, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, तो ये हम किसी को नहीं देंगे, तो उन्होंने उन फॉरेस्ट को जो है जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से घोषित कर दिया। तो एक तो एक्ट ये बना। नो पेस्टोलिस्ट वॉज अलाउड एक्सेस टू दीज फॉरेस्ट, कोई भी पेस्टोलिस्ट जो था, कोई भी चरवाहा जो था इन जंगलों के लिए अलाउ नहीं था कि वो वहाँ पर नहीं आ सकता था। अदर फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड इन दिस, और जो दूसरे जंगल थे उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से जो है क्लासिफाइड किया गया। एक तो रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए उन्होंने, दूसरे बनाए प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। तो इन दिस, इसमें क्या होता था, इसमें सम कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स ऑफ पेस्टोलिस्ट वर ग्रांटेड बट देयर मूवमेंट्स वर सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड। उन पे तो जो ग्रेजिंग राइट्स थे, कुछ पेस्टोलिस्ट जो थे, कुछ चरवाहे थे, तो उनके पास कुछ तो अधिकार थे, कस्टमरी राइट्स थे उनके पास, लेकिन क्या था, उनका मूवमेंट्स अभी भी बंद था, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। मतलब कि मान लीजिए वो अगर इस जंगल में आ रहे हैं, इस जंगल में आए तो वो यहीं पर अपनी खेती करेंगे, वो अपने चरवाहे यहीं लेकर आएंगे अपने पशु, क्योंकि उनको मूवमेंट्स, जैसे पहले क्या था, पहले वो यहाँ पर तो चढ़ते थे, फिर आसपास के इलाकों में जाकर उनके पशु चढ़ते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो उनका मूवमेंट था वो रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था कि वो कहीं नहीं जा सकते हैं। द कॉलोनियल ऑफिशियल्स बिलीव दैट ग्रेजिंग डिस्ट्रॉयड द सैपलिंग्स। कॉलोनियल ऑफिशियल्स को ये विश्वास था, जो ब्रिटिश सरकार के जो ऑफिशियल्स थे उनको ये विश्वास था कि जो इनके सैपलिंग्स हैं, जो इनके
हर्ड्स हैं, जो इनके सॉरी पशु हैं, वो क्या करते हैं, वो सैपलिंग्स एंड मस्ट अवे द शूट्स, वो जड़े वगैरह खा जाते हैं, छोटे छोटे पौधे जंगलों में उगते हैं उनको खा जाते हैं। दिस प्रिवेंटेड न्यू ट्रीज फ्रॉम ग्रोइंग, इससे क्या होगा, इससे जो नए नए पेड़ हैं उससे, अगर जैसे जंगल में पशु आएंगे ही नहीं, एक ही जगह रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे वो, तो क्या होगा, इससे जो नए नए पेड़ जो ग्रो कर रहे हैं तो उसको सुरक्षा मिलेगी, उसको जो है सुरक्षा मिलेगी, और वो जब पशु खाएंगे तो एक ही जगह खाएंगे, इधर उधर भागेंगे नहीं, तो पूरा जंगल जो है सुरक्षित रहेगा। सेकेंड तो ये था, ठीक है। दीज फॉरेस्ट एक्ट्स चेंज द लाइफ ऑफ पेस्टोलिस्ट, इस वाले फॉरेस्ट एक्ट्स ने जो है पेस्टोलिस्ट की लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज किया। दे वर नाउ प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग मैनी फॉरेस्ट दैट हैड अर्लियर प्रोवाइडेड वैल्यूएबल फॉरेस्ट फॉर देयर कैटल, तो क्या था, उनके बहुत सारे जंगलों में जाने की उनको अनुमति नहीं थी, जहाँ जहाँ जाकर उनके जो जानवर थे वो वैल्यूएबल जो है उनको घास मिलती थी, न्यूट्रिशन मिलते थे, उनको न्यूट्रिशन घास मिलती थी, ग्रास मिलती थी उनको, वो अब नहीं जा सकते थे वहाँ पर, उनका हर जगह जाना अलाउ नहीं था। दे वर नाउ प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग मैनी फॉरेस्ट दैट हैड, ये हो गया, इवन इन द एरियाज दे वर अलाउड एंट्री देयर मूवमेंट्स वर रेगुलेटेड, क्या था, कुछ जंगल ऐसे थे जहाँ पर वो जा तो सकते थे, लेकिन जो उनका मूवमेंट था वो उनका रेगुलेटेड था, मतलब जंगल में जा रहे होगा तो ये वाला जंगल तुम्हारा है, इसमें तुम चढ़ सकते, तुम्हारे पशु चढ़ सकते हैं, लेकिन जो तुम इधर से इससे बाहर नहीं जा सकते हो, अगर जाओगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। दे नीडेड अ परमिट फॉर एंट्री, उनकी एंट्री के लिए परमिट बनवा दिया गया। द टाइमिंग ऑफ द एंट्री एंड डिपार्चर वॉज ओके स्पेसिफाइड, तो परमिट बनवा दिया गया। तो परमिट एक कार्ड टाइप का होता था, परमिट पर क्या था कि जंगल में जाने की एंट्री होगी, टाइमिंग होगा उस पर, और जंगल से बाहर आने का भी टाइमिंग था कि भाई इस टाइम के अंदर अंदर तुम्हें बाहर आना ही आना है। एंड द नंबर ऑफ डेज दे कुड स्पेंड इन द फॉरेस्ट वॉज लिमिटेड, और जितने दिन तुम उस जंगल में स्पेंड करोगे, मतलब जैसे टाइमिंग है तुम्हारा कि भाई हमें 2 डेज के लिए रहना है या 1 डे के 3 डेज के लिए रहना है, तो वो जो टाइमिंग है वो लिमिटेड होता था। पेस्टोलिस्ट कुड नो लॉन्गर रिमेन इन एन एरिया इवन इफ फॉरेस्ट वॉज अवेलेबल। ओके हाँ, तो फॉरेस्ट का पेस्टोलिस्ट का क्या था कि वो लंबे समय तक इस एरिया में नहीं रह सकते थे अगर वहाँ पर फॉरेस्ट अवेलेबल है था। द ग्रास वॉज सक्यूलेंट एंड द अंडरग्रोथ इन द फॉरेस्ट वॉज एम्पल। दे हैड टू मूव बिकॉज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट्स दैट हैड बीन इशूड टू देम नाउ रूल देयर लाइफ्स। तो क्या था, अगर वो कहीं मूवमेंट कर रहे हैं, उनको जाना है, तो उनको परमिट अलाउ होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था उनका एक परमिट अलाउ करेगा, इसी के तहत वो आगे बढ़ सकते थे। द परमिट स्पेसिफाई द पीरियड्स इन विच दे कुड बी लीगली विद इन अ फॉरेस्ट, और ये परमिट जो था, ठीक है, अगर उनको इसमें पीरियड दिया गया है कि भाई इस पीरियड के अंदर अंदर तुम्हें वहाँ रहना है, इतने टाइम तक वहाँ रहना है, तो ये लीगली माना जाएगा जंगल के नियमों के तहत। लेकिन अगर क्या है, इफ़ दे ओवरस्टेट दे वर लिएबल टू फाइन्स, और अगर इन्होंने इस कानून को तोड़ा तो उनको इस चीज़ के लिए फाइन देना होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। चलिए, थर्ड है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स वर सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल। थर्ड क्या था, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो अंग्रेज सरकार थी, वो नोमैडिक लोगों को सस्पिशियस मानती थी, यानी शक के दायरे में समझती थी, उनको शक की मानती थी। नोमैडिक मैं बताऊंगी दोबारा कि घुमंतु लोग होते हैं, बंजारा टाइप के, जो एक जगह पर रहते ही नहीं है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कारवां के साथ, अपने काफिलों के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो दे डिस्ट्रस्टेड मोबाइल क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स हु हॉक देयर गुड्स इन विलेजेस एंड पेस्टोलिस्ट हु चेंज देयर प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस एवरी सीजन मूविंग इन सर्च ऑफ गुड पेस्चर्स फॉर देयर हट्स। तो इसमें क्या होता था, जो नोमैडिक पीपल होते थे उसमें आते थे मोबाइल क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स, व्यापारी है ना, जो सामान लेकर अपना सामान ले लेकर इधर से उधर निकलते रहते थे, गांव में सामान बेचने जाते थे। और जो पेस्टोलिस्ट होते थे, वो चेंज देयर प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस एवरी सीजन, जो हर सीजन अपना जो है रेजिडेंस बदलते रहते थे, मूवमेंट करते रहते थे, मूविंग इन सर्च ऑफ गुड पेस्चर फॉर देयर हट्स, अपने पशुओं के लिए अच्छा चारा लेने देखने की तलाश में। क्योंकि जैसे उनके पशु मान लीजिए यहाँ पर खा रहे हैं, घास वगैरह चर रहे हैं, तो भाई खाते खाते घास कभी ना कभी तो खत्म होगी, तो फिर वो यहाँ से हट के दूसरी जगह चले जाते थे। जैसे मान लीजिए इस तरीके से होता था, जैसे यहाँ पे उनके पशु चर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर घास है, तो यहाँ पर जब खत्म हो गई सारी तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गए, है ना, फिर जैसे जब यहाँ से चर ली उन्होंने, इसके बाद फिर दोबारा वो यहीं पर लौट के आते थे। जिससे क्या होता था, बारिश जब आती थी ना, तो बारिश से यहाँ पर न्यूट्रिशन वाली घास उगती थी, तो उनके पशुओं को अच्छा चारा मिल जाता था। इस तरीके से होने लगा था। तो मूविंग इन सर्च ऑफ गुड पेस्चर फॉर देयर हर्ट्स, द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू रूल ओवर अ सेटल पॉपुलेशन। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट चाहती थी, जो ये ब्रिटिश सरकार थी, ये चाहती थी कि जो ये पॉपुलेशन है वो एक ही जगह सेटल हो जाए, मतलब इधर से उधर जाए ना, उनका मूवमेंट ना हो, वो एक ही जगह सेट रहे। दे वांटेड द रूरल पीपल टू लिव इन विलेजेस इन फिक्स प्लेसेस विद फिक्स राइट्स ऑन पर्टिकुलर फील्ड्स। वो चाहते थे कि गांव के लोग गांव में ही रहें, गांव में ही अपना जीवन यापन करें, उनका एक फिक्स प्लेस हो, एक फिक्स जगह हो, और उनके जो अधिकार हैं वो भी फिक्स हो, मतलब इधर उधर की दीवानगी ना करें कि भाई यहाँ जाना है वहाँ जाना है, हमें ये करना है, अलग अलग तरीके अधिकार ना माने। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इनका सबका जो सेटलमेंट होता है वो एक ही जगह हो। सच अ पॉपुलेशन वॉज ईजी टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल। उनका कहना था कि ऐसी पॉपुलेशन को, ऐसी जनसंख्या को
पहचानना और कंट्रोल करना बहुत मतलब अच्छा होता है, कंट्रोल में रहती है सब कुछ स्थिति। तो दोज हु वर सेटल्ड वर सीन एज पीसफुल एंड लो अबाइडिंग, दोज हु वर नोमैडिक वर कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल। तो जो सेटल हो गए थे वो तो ठीक था, कुछ लोग तो वहीं पर सेटल हो गए थे, तो ब्रिटिश सरकार के लिए ठीक था, लेकिन जो लोग नोमैडिक थे, जो लोग घुमंतु थे, बंजारे टाइप के थे, उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया कि अगर जो नोमैडिक लोग इधर से उधर जा रहे हैं तो वो क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं, उनको अपराधी घोषित कर दिया गया। फिर क्या था, इन 1871 1871 में द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया पास द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया में एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया। ठीक है, याद रखना ये चीज़, इन 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया पास द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। अगर आ जाएगा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित हुआ या फिर कब बना, तो वो बना 1871 में। हिस्ट्री में ना सन बहुत आती हैं, तो सन जहाँ पर भी अगर आपको दिख रही है तो आप तुरंत उसको याद कर लो, उसको नोट कर लो कहीं पर भी कि भाई हमसे ये पूछा जाएगा, या फिर मैचिंग में भी आ जाती है, फिर ना ब्लैंक्स में आ जाती है, तो एकदम से उसे बता पाओगे आप लोग। बाई दिस एक्ट मैनी कम्युनिटीज ऑफ क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड पेस्टोलिस्ट वर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स। तो इस एक्ट के तहत क्या था, जितनी भी समुदाय थे क्राफ्ट्समैन के, कम्युनिटीज मीन्स होता है समुदाय, तो जितने भी समुदाय थे क्राफ्ट्समैन के, ट्रेडर्स के, व्यापारियों के और पेस्टोलिस्ट के और चरवाहों के, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया कि वो क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं। दे वर स्टेटेड टू बी क्रिमिनल बाई नेचर एंड बट, उनका कहना था कि ये लोग जो क्रिमिनल हैं वो जन्म से ही होते हैं या फिर ये नेचुरल होते हैं, मतलब इनको प्रकृति ने ही इस तरीके का बनाया है। वंस दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, दीज कम्युनिटीज वर एक्सपेक्टेड टू लाइव ओनली इन नोटिफाइड विलेज सेटलमेंट्स। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट अ परमिट, द विलेज पुलिस केप्ट अ कंटिन्यूअस वॉच ऑन देम। तो इनका इसका कहना था कि उनको एक क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में घोषित कर दिया कि अगर ये यहाँ पर सेटल होते हैं तो सही है एक जगह, लेकिन अगर ये यहाँ से जाते हैं, इधर उधर मूवमेंट करते हैं, तो उनको लिए एक परमिट अलाउ कर दिया गया कि अगर उस परमिट पर सब चीज़ जो है नोट होती थी, और बाकी जो थी विलेज की जो पुलिस होती थी, जो उस गांव की पुलिस होती थी, वो उन पर एक नज़र रखती थी, मतलब उनका ध्यान रखती थी कि ये लोग यहाँ से बाहर ना जाए, बाहर जा रहे हैं तो उसके बाद कितने समय में वापस आ रहे हैं, हर चीज़ जो है परमिट पर लिखी होती थी। ठीक है, ओके। फोर्थ है इसका, टू एक्सपेंड इट्स रिवेन्यू इनकम। ठीक है, उनको अपना टैक्स भी बढ़ाना था, रिवेन्यू इनकम जो थी बढ़ाने के लिए, पैसे के लिए तो इतना सब कुछ हो रहा था। तो द कॉलोनियल गवर्नमेंट लुक्ड फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन। तो उन्होंने जितनी भी चाहे कोशिश करी कि भाई टैक्स को बढ़ाया जाए, किसी न किसी तरीके से टैक्स लिया जाए। सो टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन लैंड, इसीलिए क्या था, जो लैंड पर जो टैक्स था वो बढ़ा दिया गया। ऑन कैनाल वाटर, पानी पर टैक्स बढ़ा दिया गया। सॉल्ट पर, नमक पर टैक्स लेने लगे। ऑन ट्रेड गुड्स, और जो बाहर से सामान आता था व्यापार का, उन पर भी टैक्स लगने लगा। एंड इवन ऑन एनिमल्स, और बल्कि क्या था, जानवरों तक पे टैक्स लगने लगा। जो पेस्टोलिस्ट लोग थे उनको जानवरों तक पे टैक्स लगने लगा। पेस्टोलिस्ट हैड टू पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल दे ग्रेस्ड ऑन द पेस्चर्स। तो पेस्टोलिस्ट जो थे वो बेचारे अपने हर एनिमल पर टैक्स देते थे। अगर जैसे उनके जो है एनिमल्स ग्रेजिंग करने आते थे पेस्चर्स में, तो उनको हर एनिमल्स पर टैक्स देना पड़ता था। इन मोस्ट पेस्टोरल टैक्स ऑफ इंडिया ग्रेजिंग टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन द मिड 19th सेंचुरी। जितने सारे टैक्सेस थे इंडिया में, पेस्टोरल टैक्स थे बहुत सारे, लेकिन जो ग्रेजिंग टैक्स था, जो चरने का जो टैक्स था, मतलब अगर उनके जानवर चर रहे हैं तो उसे उनका भी टैक्स देना होगा, तो ये मिड 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। द टैक्स पर हेड ऑफ कैटल वेंट अप रैपिडली एंड द सिस्टम ऑफ कलेक्शन वॉज मेड इंक्रीजिंगली इफिशिएंट। तो क्या था, एक मतलब टैक्स जो था वो एक जानवर के लिए, जैसे अगर एक जानवर चल रहा है तो इसका टैक्स इतना है, तो पर हेड के हिसाब से ये जो सिस्टम है ये बना दिया गया। और जो ये कलेक्शन था ये इंक्रीजली धीरे धीरे करके बढ़ने लगा, मतलब इसको टैक्स का जो ये सिलसिला था ना कलेक्ट करने का, ये धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। इन द डिकेट्स बिटवीन द 1850 एंड 1880, तो ठीक है, दशकों के बीच में 1850 से लेकर 1880 में द राइट टू कलेक्ट द टैक्स वॉज ऑक्शन आउट द कॉन्ट्रैक्टर्स। तो उसके बाद जो टैक्स का जो सिस्टम था ये कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ऑक्शन कर दिया गया, मतलब वहाँ पर एक ठेकेदार नियुक्त कर दिया गया कि अब यही टैक्स लेगा। ठीक है, फिर क्या था, दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज हाई अ टैक्स एज दे कुड टू रिकवर द मनी दे हैड पेड टू द स्टेट एंड अर्न एज मच प्रॉफिट एज दे कुड विद इन द ईयर। तो ये क्या करता था कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मान लीजिए कोई ठेकेदार एक नियुक्त कर दिया गया, तो ये जो है आसपास से जो टैक्स वसूलेगा, है ना। फिर जब ये टैक्स वसूलता था तो ये ज़्यादा टैक्स लगा कर बेचता था। ठीक है, मतलब जैसे अगर चीज़ 10, अगर जिसको लेना है 50 रुपये, तो ये सीधे 100 रुपये टैक्स लेता था। तो 100 रुपये में 50 तो अपने पास रखेगा, और ये 50 जो था इसका ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था, कॉलोनियल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कर दिया था। बाय द 1880s द गवर्नमेंट बिगेन कलेक्टिंग टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द पेस्टोरिज। और बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने अंडर में ले लिया कि भाई टैक्स कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं रखा जाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर टैक्स नहीं लेगा, जितना भी टैक्स लेना है वो हम डायरेक्ट लेंगे। तो वो लोग थे डायरेक्ट जो है पेस्टोरिज से टैक्स लेने लगे। ईच ऑफ देम वॉज गिवन अ पास, हर एक को जो पास देने लगे वो कि सबके पास एक पास होना चाहिए टू एंटर अ ग्रेजिंग ट्रैक्ट
मतलब अगर जैसे कोई जानवर उसमें एंट्री कर रहा है जंगल में आने के लिए, अ कैटल हर्डर हैड टू शो द पास एंड पे द टैक्स। तो कैटल हर्डर को उस जानवर के मालिक को जो है वो पास दिखाना होगा, फिर उसको टैक्स पे करना होगा। द नंबर ऑफ कैटल हेड्स द ही हैड एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स ही वाज पेड वाज एंटर्ड ऑन द पास। तो कितने जानवर जो है उनके जंगलों में घुस रहे हैं और उनके जानवरों के पर हेड के हिसाब से जो टैक्स जो है उनको पे करना होगा, तभी उनकी जानवरों की जो है अंदर एंट्री हो सकती थी। अब आता है हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ पेस्टोरिस्ट। इन सारे चेंजेस ने पेस्टोरिस्ट की लाइफ को कैसे प्रभावित किया, कैसे उनकी लाइफ जो प्रभावित हुई। मतलब उसमें तो हमने ये देखा था कितने सारे एक्ट्स बने, क्या क्या उन्होंने कॉलोनियल रूल दिए कि भाई इससे ये होगा, लेकिन उनकी लाइफ कैसे प्रभावित हुई तो ये देखेंगे हम। दीज मेजर्स लीड टू अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ पेस्टर्स। इस वजह से क्या था, जब ये सब हो गया उनका मूवमेंट रोक दिया गया कि उन्होंने कहा कि जो ये जो लैंड है ग्रेजिंग लैंड, इसको कल्टिवेटेड लैंड में कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो इससे क्या था, इससे ना पेस्चर्स की शॉर्टेज बहुत होने लगी। व्हेन ग्रेजिंग लैंड्स वर टेकन ओवर एंड टर्न इनटू कल्टिवेटेड फील्ड्स द अवेलेबल एरिया ऑफ पेस्चर लैंड डिक्लाइन। तो धीरे धीरे करके क्या था, जो जैसे सारी जो लैंड थी ना वो उसमें चेंज कर दी गई है ना, सारी लैंड इसमें चेंज कर दी गई, ग्रेजिंग लैंड को बदलकर कल्टिवेटेड लैंड में चेंज कर दिया गया। तो क्या था, तो भाई ज़मीन बहुत ज़्यादा कम पड़ने लगी चढ़ने के लिए, तो ये सारे जो पेस्चर लैंड थे वो डिक्लाइन हो गए। सिमिलरली द रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मीन दैट शेफर्ड्स एंड कैटल हर्डर्स कुड नो लॉन्गर फ्रीली पेस्चर देयर कैटल इन द फॉरेस्ट। इसका परिणाम ये हुआ कि जितने भी गरड़िए थे, शेफर्ड्स थे और जो कैटल हर्डर्स थे, जो पशु रखने वाले थे, पशुपालन जो करते थे, उनको अब ज़्यादा टाइम के लिए जंगल में आने नहीं दिया जाता था। वो बिल्कुल इधर से मतलब उनकी एंट्री बिल्कुल प्रतिबंधित कर दी गई थी। एज पेस्चर लैंड डिसअपियर्ड अंडर द प्लॉग। जैसे क्या था, जब खेती होती थी, ठीक है, हल चलता था, उस पर खेती होती थी, तो जितनी भी पेस्चर लैंड थी वो गायब होने लगी, क्योंकि भाई उस पर तो खेती होने लगी। द एग्जिस्टिंग एनिमल स्टॉक हैड टू फीड ऑन वॉट एवर ग्रेजिंग लैंड रिमेन। तो जितने भी एनिमल्स थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी जो ग्रेजिंग लैंड थी वो तो खत्म हो गई सारी। तो दिस लेड टू कंटिन्यूस इंटेंसिव ग्रेजिंग ऑफ दिस पेस्चर। तो इनका क्या था, इससे क्या हुआ, जो इंटेंसिव ग्रेजिंग थी इन पेस्चर्स के लिए वो कंटिन्यूस चली। मतलब वही है जैसे कि आप मान लीजिए वो यहाँ पर खेती कर रहे हैं, यहाँ पर खा रहे हैं, ठीक है, ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो इंटेंसिव मतलब पहले वो जगह जगह जाकर करते थे, तो अब क्या है, अब तो वो यहीं पर कर रहे हैं, तो ये जो एरिया है वो तो बिल्कुल सूख जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि ग्रास सारी चल ली उन्होंने, और वो उधर उधर आने का उनको मौका नहीं दिया जा रहा है कि भाई तुम कहीं जा नहीं सकते हो। तो वो तो जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी ना इस चीज़ की, जब उनको चारा ही नहीं मिलेगा। यूजुअली नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट ग्रेस देयर एनिमल्स टू वन एरिया एंड मूव टू अनदर एरिया। नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट जितने हुए होते थे तो ये एक एरिया से दूसरे एरिया जरूर जाते थे। दिस पेस्टोरल मूवमेंट्स अलाउड टाइम फॉर द नेचुरल रिस्टोरेशन ऑफ द वेजिटेशन ग्रोथ। तो क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि इन्होंने यहाँ पर करा अपना इस तरीके से, जैसे इन्होंने यहाँ पर करा तो उसके बाद चर रहे हैं वो, उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं वो चरने के लिए, लेकिन बाद में वो वहीं पर लौट कर आ जाते हैं, क्योंकि वो जगह खाली हो गई, तो बरसात से वहाँ पर और न्यूट्रिशन वाली घास आ गई, तो वो अच्छी क्वालिटी की घास मिल रही है ना उनके पशुओं को। तो ऐसा होता था पहले, लेकिन अब तो वो एक ही जगह है, जब उन्होंने चर लिया सारा कि बार बार वो खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, तो ऐसे उन्हें न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाएगा। तो इससे क्या होता था, व्हेन रेस्ट्रिक्शन वर इम्पोज्ड ऑन पेस्टोरल मूवमेंट्स ग्रेजिंग लैंड्स केम टू बी कंटिन्यूसली यूज्ड एंड द क्वालिटी ऑफ पेस्चर डिक्लाइन। हाँ, जो अच्छी क्वालिटी की जो ग्रास थी वो खत्म हो गई बिल्कुल। तो दिस इन टर्न क्रिएटेड अ फर्दर शॉर्टेज ऑफ फॉरेस्ट फॉर एनिमल्स एंड द डिटेरियोरेशन ऑफ एनिमल स्टॉक। तो इससे क्या था, इससे उनके लिए चारे की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, और जो एनिमल स्टॉक था वो भी खत्म होने लगा। अंडर फैट कैटल डाइड इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग स्कैरसिटीज एंड फेमिन्स। तो क्या था, भूख से और भूखमरी से जितने भी थे, इन लोगों को बहुत दिन तक खाना नहीं मिला, जितने भी जानवर थे इसमें, जो बहुत बड़ी संख्या में जानवर मारे गए, क्योंकि भाई जब चारा ही नहीं मिल रहा तो बेचारे वो क्या करेंगे, तो वो उसमें उन जो जानवरों में ना भूखमरी सी फैल गई बेचारों के अंदर, जब बहुत दिन तक उनको खाना नहीं मिला तो भूखमरी सी फैल गई, तो बहुत बड़ी संख्या में जो है जानवर मरने लगे। ठीक है, अब आता है कि हाउ डिड द पेस्टोलिस्ट कोप विद दीज चेंजेस। कि पेस्टोलिस्ट ने इन चेंजेस से कैसे कैसे मतलब कोप किया, इनसे कैसे निपटा, या क्या फिर उन्होंने कैसी सिचुएशन रही। तो पेस्टोलिस्ट रिएक्टेड टू दीज चेंजेस इन अ वेराइटी ऑफ वेज। पेस्टोलिस्ट ने इन चेंजेस से ना मतलब रिएक्ट करा, बहुत सारे इसके तरीके अपनाए। सम रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल इन देयर हेड। कुछ ने तो क्या करा था, अपने जो जिनके उनके पास जानवर रहते थे उसकी संख्या भी कम कर दी। मान लीजिए अगर वो लोग 100 भैंसे पाल रहे हैं तो उन्होंने 50 रखना शुरू कर दी। तो सिंस देयर वाज नॉट इनफ पेस्चर टू फीड लार्ज नंबर्स, इससे देखा गया कि उनको जब जो है बहुत बड़ी संख्या में उनके लिए अच्छा से चारा उनको नहीं मिल पाता, तो उन्होंने उसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा कम कर दी। अदर्स डिस्कवर्ड न्यू
पेस्चर्स व्हेन मूवमेंट टू ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड्स बिकेम डिफिकल्ट। और कुछ ने क्या करा था, कुछ ने जो नए नए घास के मैदान निकाले हुए, वैन जब उनका जो मूवमेंट था वो रोक दिया गया था, तो नई नई जगह की खोज करी उन्होंने। ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। आफ्टर 1947, अब 1947 के बाद क्या हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है ना, हो गया था। तो उसमें क्या था, द कैमल एंड शीप हर्डिंग रायकास। तो रायकास की जो राजस्थान के जो होते थे ना रायकास, तो जैसे वो ऊँट और भेड़ पालते थे, तो पहले क्या था, वो पाकिस्तान की साइड भी जाते थे, अपने पशुओं को लेकर पाकिस्तान की साइड भी जाते थे। लेकिन जब बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान पहले इधर इंडिया की साइड में आता था, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो सब इंडिया में तो रह गया, तो उनको फिर उधर जाने ही नहीं मिलता था। पहले वो क्या था, पहले वो यहाँ तक जाते थे सिंध तक, एंड ग्रेज इनटू देयर कैमल्स ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस। और इंडस नदी के किनारे ये सिंध तक जाते थे वो, एज दे हैड डन अर्लियर। द न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप देयर मूवमेंट। तो जब नई नई ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनी, उसके तहत जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो इनका जो ये मूवमेंट था वो रुक गया। तो सो दे हैड टू फाइंड न्यू प्लेसेस टू गो, इसलिए उन्होंने जो है जाने के लिए नए नए रास्ते तलाशे। इन रिसेंट ईयर्स दे हैव बीन माइग्रेटिंग टू हरियाणा। और अब क्या है, अब वो हरियाणा की साइड में जाते हैं अपने पशुओं को लेकर, रायकाज वाले। तो वेयर शीप कैन ग्रेज ऑन एग्रीकल्चर फील्ड्स आफ्टर द हार्वेस्ट आर कट। तो वहाँ पर जो उनकी भेड़ें हैं, जो वहाँ पर जो खेती होती है और उनकी जो भेड़ें हैं, तो वहाँ एग्रीकल्चर जो फील्ड्स हैं वहाँ पर जो खेती हो रही है, तो जब वो कट जाती है ना फसल, तो उसके बाद जो स्टबल बच जाता है, मैंने पहले भी बताया था पहले की वीडियो में कि छोटे छोटे से स्टबल बचे रह जाते हैं, है ना। तो छोटे छोटे जब स्टेबल बचे रह जाते हैं, तो उसको, तो उसके वो खाने के लिए उनकी जो भेड़ें वहाँ पर आ जाती हैं, उसको खा लेती हैं। तो दिस इज़ द टाइम दैट द फील्ड्स नीड मैन्योर दैट द एनिमल्स प्रोवाइड। तो ये वही समय होता है जब जो है खेतों से जो है मैन्योर जो है निकलते हैं, जो एनिमल्स को मिलते हैं। ठीक है, स्टेबल मतलब बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। ठीक है, ओके। ओवर द ईयर्स सम रिचर पेस्टोरिस्ट बिगेन बाइंग लैंड एंड सेटलिंग डाउन। और जैसे साल साल बीतते चले गए, है ना, समय बीतता चला गया, तो कुछ मालदार जो पेस्टोरिस्ट हैं, ये नहीं है कि सब जितने भी पेस्टोरिस्ट हैं चरवाए वो सब गरीब ही हैं। तो कुछ जो अमीर पेस्टोरिस्ट हैं, उन्होंने क्या था, अपनी ज़मीन लेना शुरू कर दी, एंड सेटलिंग डाउन। ठीक है, गिविंग अप देयर नोमैडिक लाइफ। और उन्होंने जो है, जो नोमैडिक लाइफ थी उनकी, उसको छोड़ दिया। सम बिकेम सेटल पीजेंट्स कल्टिवेटिंग। कुछ जो थे वो कल्टिवेटेड लैंड पर जो है सेटल हो गए। ठीक है, ओके। अदर्स टुक टू मोर एक्सटेंसिव ट्रेडिंग। और कुछ जो थे वो अच्छा सा व्यापार करने लगे। मैनी पुअर पेस्टोलिस्ट ऑन द अदर हैंड। दूसरी तरफ क्या था, जो गरीब चरवाहे हैं, बोरोड मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स टू सर्वाइव। उन्होंने जीने के लिए जो है मनी लैंडर से जो मनी को लेना शुरू कर दिया, मतलब वो उधार लेने लगे। एट टाइम्स दे लॉस्ट देयर कैटल। और जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने अपने जो है पशु खो दिए। एंड शीप एंड बिकेम लेबरर्स। और वो आगे चल के क्या था, उनके जो जो वो पशु पालते थे भाई, वो गरीब थे, तो वो पैसा उधार लेने लगे। तो जब समय बीतता चला गया, टाइम होता चला गया, तो उन्होंने अपने जो पशु थे, भेड़ वगैरह, वो बेच दी, और वो एक मजदूर बन गए, वर्किंग ऑन फील्ड्स और इन स्मॉल टाउन्स। और वो छोटे छोटे खेतों में या फिर जो है स्मॉल टाउन्स में जाकर जो है वहाँ पर खेत वो मजदूरी करने लगे। येट पेस्टोरिस्ट नॉट ओनली कंटिन्यू टू सर्वाइव इन मैनी रीजन्स, देयर नंबर्स हैव एक्सपेंडेड ओवर रिसेंट डिकेड्स। तो पेस्टोरिस्ट जो थे, क्या था, ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए। उनका जो सर्वाइव करना था, केवल यही नहीं था, इन मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स में जो है देयर नंबर्स हैव एक्सपेंडेड ओवर रिसेंट डिकेड्स। व्हेन पेस्टुलेंट्स इन वन प्लेस वाज क्लोज टू देम, दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट। क्या करते थे पहले, जब ऐसा होता था, तो जैसे पेस्टिलेंट्स उनकी जो है एक जगह की बंद कर दी जाती थी, तो वो अपना डायरेक्शन जो है वहाँ से चेंज कर लेते हैं। रिड्यूस द साइज ऑफ द हर्ड। उन्होंने अपने जो है पशुओं का साइज भी कम कर दिया। जैसे मतलब ज़्यादा रखते थे, फिर उन्होंने कम रखने शुरू कर दिए। कंबाइंड पेस्टोरल एक्टिविटी विद अदर फॉर्म्स ऑफ इनकम। और उन्होंने बहुत सारे जो इनकम के साधन थे वो उन्होंने अपनाने शुरू कर दिए। एंड अडेप्टेड टू द चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और अपने जो है इस आधुनिक संसार के साथ उन्होंने तालमेल बिठा लिया। मैनी इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट इन ड्राई रीजन्स एंड इन द माउंटेन्स। बहुत सारे इकोलॉजिस्ट का कहना है, उनका विश्वास है कि जो पहाड़ों में जो चरवाहे होते हैं, पेस्टोलिस्ट इन स्टिल इकोलॉजिकली द मोस्ट वैल्यूएबल फ्रॉम द लाइफ। की लाइफ जो है उनकी वहाँ पर आज भी अच्छी चल रही है, मतलब पहाड़ों में रहने वालों की। सच चेंजेस वर नॉट एक्सपीरियंस्ड ओनली बाय पेस्टोरल कम्युनिटीज़ इन इंडिया। ऐसे जो चेंजेस हुए, ये सिर्फ जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ में जितने भी ये बदलाव आए, केवल भारत में ही नहीं हुए, इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में न्यू लॉज एंड सेटलमेंट्स पैटर्न्स फोर्स पेस्टोरल कम्युनिटीज़ टू ऑल्टर देयर लाइफ्स। उनके जीवन जीने के लिए बहुत सारे लॉज, बहुत सारे सेटलमेंट्स जो है उनके लिए किए गए, उनके समुदाय के लिए, उनकी कम्युनिटीज़ के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए। हाउ डिड पेस्टोरल कम्युनिटीज एल्सवेयर कोप विद दिस चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो कैसे इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस आधुनिक संसार में, कैसे जो पेस्टोरल कम्युनिटीज थी उन्होंने जो है अपने इन चेंजेस से कोप किया। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे।
तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, अगर आप लोग लाइक करोगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।